जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की 45 नंबर की करंट अफेयर की क्लास। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैं 44 लेक्चर करंट अफेयर के कवर करा चुकी हूँ। तो जिन दोस्तों को नहीं पता है, नए जुड़ते हैं क्लास में, वो कहते हैं कि मैम क्या आपकी ये पहली क्लास है। काफ़ी कमेंट्स है दोस्तों, कुछ को तो चैनल का नाम तक नहीं पता है। तो दोस्तों चैनल का नाम है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। अब कुछ को फुल फॉर्म नहीं पता, वो कहते हैं मैम ईपीएस का मतलब क्या है। तो दोस्तों ईपीएस का मतलब है एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम ईपीएस का मतलब अपने आप बना लिया उन्होंने, कह रहे एजुकेशन प्रीति सिंह। तो दोस्तों एजुकेशन प्रीति सिंह नहीं है, ईपीएस का मतलब है एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। हिंदी में शिक्षा समस्या समाधान, कि शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी दोस्तों प्रॉब्लम्स होगी उन्हें हम सरल भाषा में सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस चैनल का शुरू करने का मेरा एम यही है कि कोई भी बच्चा जो कोचिंग नहीं ले रहा है, अपने गांव में बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो दिल्ली में आके कोचिंग नहीं कर पाते हैं और उनका सपना है एसडीएम डीएसपी बनने का या कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का। दोस्तों उनका सपना है, ताकि हम सरल भाषा में ऐसे चीज़ों को मैं समझाऊं उन्हें कि एक साधारण से साधारण बच्चा, एक एवरेज बच्चा भी अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। तो शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं बच्चों को आ रही है, उन सब समस्याओं का दोस्तों मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं सोल्व करूं, और वो सोल्व कर भी रही हूँ। काफ़ी बच्चों की, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज मुझे कमेंट बॉक्स में आती है। तो दोस्तों जिन भी बच्चों की मुझे लगता है वैलिड, क्योंकि आप सभी को पता है यूट्यूब ऐसा चैनल है तो कई इनवैलिड कमेंट्स भी होती है, तो उन पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। अब देखो कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि मैम आई लाइक यू, मैम आई लव यू, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट है, लेकिन मैं उन कमेंट्स पे दोस्तों ध्यान नहीं देती हूँ। मैं हमेशा, मेरा एक दायरा रहा है, अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, कि आज भी मैं यही मानती हूँ कि एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के बीच में जो वो प्योर रिलेशन होता है, मैं चाहती हूँ कि वो सभी मेंटेन करके रखे। तो मैं सभी, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा अपनी भाषा पे आपको कंट्रोल रखना है। ये आपको फिर वही संस्कारों की बात आ जाती है। तो आपको एक ये समझना होगा कि एक शिक्षक और एक जो शिष्य होता है या एक स्टूडेंट होता है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ऐसी कमेंट ना करें। और ऐसे कमेंट अगर आप करते भी है तो मैं बेशक ध्यान तो देना ही पड़ता है, लेकिन मैं उस पर रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ। तो इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि एज अ टीचर मैं ये उचित नहीं समझती हूँ कि मैं आपको आपकी मतलब आपकी ही भाषा में समझाऊँ। वैसे भी मैं समझा सकती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आपको खुद ये चीज़ समझ जानी है कि आपको मैडम को कैसे जवाब देने हैं। और मेरी जैसे भी ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं, तो और जो मेरे साथ स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पढ़ाई से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो उनको खुद ही जवाब दे देते हैं कि मैम है, मैम को ऐसे कमेंट मत करो, मैम इतने अच्छे से समझाती हैं। तो दोस्तों आपको अपनी भाषा पे एक विराम चिन्ह लगा लेना चाहिए अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग एक टीचर के लिए कर रहे हैं। बाकी दोस्तों बहुत बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, वो मेरी टीचिंग मेथड को बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, और वो मुझे यहाँ तक कहते हैं कि मैम आप सबसे अच्छे टीचर साबित होंगे आने वाले टाइम में, और आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो दोस्तों यही जो आप मुझे ऐसी इतनी पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो यही मेरी एनर्जी और यही मेरे साहस का कारण भी है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ कंटिन्यू, और आप जितनी भी आपसे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, काफ़ी गर्ल्स की प्रॉब्लम थी कि मैम हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, मतलब हम कोचिंग नहीं ले पा रहे, तो मैंने सबको अच्छे से जवाब दिया है। अगर आपकी और भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड या पर्सनली ऐसी कोई दिक्कत है, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों सिर्फ शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। अगर आपको वैसे भी फैमिली में कोई इशू है, पढ़ाई की वजह से कोई इशू है, तो वो भी समस्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का अवश्य जवाब दूंगी। आपको एक सरल भाषा में या जितने भी अच्छे तरीके से मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ, क्योंकि आप मोटिवेट तो बहुत हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं कि वो मुझसे बहुत इंस्पायर हैं और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट है। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि अगर मेरी वीडियोज़ से, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से, अगर मेरी मोटिवेशनल जो मैं वीडियोज़ डालती हूँ, उनसे एक भी बच्चा मोटिवेट हो रहा है, तो दोस्तों मैं बहुत ही आप को खुश नसीब समझ रही हूँ कि, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है हज़ारों बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही मोटिवेट रहें और अपने सपने को ज़रूर
आप साकार करें। तो दोस्तों ये साकार आप ज़रूर करेंगे। बस आपको क्या करना है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपना 100% फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर करें, तो आप जल्द से जल्द अपनी सक्सेस को अचीव कर लेंगे। और आप सभी को पता है सक्सेस के बाद लाइफ़ कैसी होती है। जैसी आप लाइफ़ जीना चाहते हैं, जैसी लाइफ़ आप इमेजिन करते हैं, जो भी आप लाइफ़ में अ, खुशियाँ या जो भी आपका है कि भई आपको इसलिए बनना है एसडीएम, इसलिए एक सरकारी नौकरी पानी है, तो दोस्तों वो तभी संभव होगा जब हम उसके लिए रोज़ प्रयास करेंगे और उसे पालेंगे। तो दोस्तों इन्हीं मोटिवेशन बातों के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफ़ेयर की क्लास। और दोस्तों अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसी दिक्कत है जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जब भी वो कमेंट मेरे आँखों के सामने आएगी, वैसे मैं कमेंट पढ़ती हूँ, जब भी मुझे वक़्त मिलता है दोस्तों मैं जवाब भी देती हूँ, लेकिन वैलिड कमेंट का ही देती हूँ। जो मुझे लगता है बच्चा काफ़ी परेशान है या बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है सिलेबस की या वो स्टार्ट कैसे करे, तो मैं उनका जवाब सभी को देती हूँ। वो आप सभी जानते हैं कि मैं सभी बच्चों का एक-एक बच्चों का जो वैलिड कमेंट होता है उनका जवाब ज़रूर देती हूँ जब भी वक़्त मिलता है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफ़ेयर की क्लास। दोस्तों आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको किसी न किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों जैसे कि मैं बताती हूँ स्टेट लेवल पीसीएस में कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कंट्री की। जैसे अगर जापान की कैपिटल से पूछ लेंगे, उज़्बेकिस्तान की क्या है, कज़ाकिस्तान, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। और जो अपने भारत की राजधानी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। मेनली कहाँ से होते हैं दोस्तों, जो अपने ये पूर्वोत्तर राज्य हैं ना, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पीड की। एक तो आपको कमेंट में स्पीड बताना है कि मैम ये स्पीड सही है। ज्योति किरण जी, उनका नाम मैंने पहली क्लास में भी लिया था और अब भी लेना चाहूँगी। वो मेरी क्लास को स्पीड में देखती हैं क्योंकि वो अच्छे से लैंग्वेज को पकड़ चुकी हैं। और दोस्तों मेरा मानना है कि हर प्रकार का बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एक गाँव का बच्चा भी जो कभी कोचिंग में नहीं गया और खुद से स्टार्टिंग से ज़ीरो लेवल से तैयारी कर रहा है, तो मैं ऐसे अपनी स्पीड को रख रही हूँ कि एक साधारण से एक मतलब जो बच्चा ज़ीरो से स्टार्टिंग कर रहा है ना, जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे हैं, वो भी उसे अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों स्पीड का तो ऐसा है हम और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपकी स्पीड सही है। देखो स्पीड में पढ़ाऊँगी तो बहुत से बच्चे शायद ना समझ पाए। आप स्पीड में तो खुद भी समझ सकते हैं ना, अगर आप मेरी लैंग्वेज को पकड़ गए हैं, क्योंकि होता है ना जैसे नए यूट्यूब पे टीचर आते हैं तो थोड़ा लैंग्वेज को पकड़ने में टाइम लगता है। वैसे समझ तो आप सभी जाते हैं, आपको मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए भी आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरी लैंग्वेज को अच्छे से समझ रहे हैं और आगे भी ऐसे समझेंगे तो आप स्पीड में भी देख सकते हैं। जो बच्चे लैंग्वेज को पकड़ गए हैं वो स्पीड में देखें, जिन बच्चे नए जुड़े हैं तो वो नॉर्मल स्पीड पे ही देखेंगे, तो एक एवरेज बच्चा भी मेरी क्लास को अच्छे से समझ पाए, यही दोस्तों मेरा उद्देश्य है। ये नहीं कि भई हम स्पीड में चीज़ें को कवर करा दें और बच्चे समझ ही ना पाएँ। तो दोस्तों जिन्हें स्पीड में करना है तो वो स्पीड का तो ऑप्शन होता है ना, 1.5 पे देख लो, 2 पे करके देख लो, लेकिन नॉर्मल भाषा में ही चलेंगे। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताना स्पीड सही है, थोड़ी और स्लो करें या थोड़ी और तेज़ करें। आप जैसे कमेंट करेंगे वैसे हम कर लेंगे, ठीक है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट, क्या है दोस्तों, केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो दोस्तों ये रख दिया है माउंट मणिपुर। क्या दोस्तों? माउंट मणिपुर। दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपको जब भी कक्षा करा रही हूँ तो मैं साथ-साथ बताते हुए चल रही हूँ कि भई जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और अपने जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ के एग्ज़ाम, सीजीएल के एग्ज़ाम और अपने यूपीएसआई के एग्ज़ाम हो गए या फिर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास से बनते हैं। और ये जो सूचकांक होते हैं ना, सूचकांक से भी बनते हैं और जो ये नाम परिवर्तित होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट, केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, क्या कर दिया? माउंट मणिपुर। क्या कर दिया दोस्तों? माउंट मणिपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है गंगा गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन में देंगे 2 अक्टूबर को, 2 दिसंबर को, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे, 3 अक्टूबर को या फिर 5 अक्टूबर को। तो दोस्तों अगर आ जाए गंगा नदी डॉल्फिन दिवस
कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों ये कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो दोस्तों सन 2010 में, सन 2010 से इसी दिन मतलब कि 5 अक्टूबर सन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। इसलिए दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन को 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, क्योंकि 5 अक्टूबर दोस्तों सन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय दोस्तों माफी चाहती हूँ, ठंड में आपको पता है बहुत ज्यादा ठंड हो रही है दिल्ली में, और मैं क्या करती हूँ, मैं ना बालकनी का गेट खोल के मुझे वीडियो शूट करनी पड़ती है, क्योंकि अभी मेरे पास रिंग लाइट का अरेंजमेंट नहीं है, तो लाइटिंग के लिए गेट खोलना पड़ता है। और घर है 4th फ्लोर पे, विंडो वगैरह खोल के गेट वगैरह, और यहाँ से इतनी ठंड आती है ना, एकदम हाथ पैर एकदम सुन हो रखे हैं, तो वो ठंड की वजह से थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। 2 मिनट रुको बस। हवा आती है इधर, एक तो 4th फ्लोर है तो एकदम डायरेक्ट हवा पड़ती है फेस पे, और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, हाथ पैर एकदम सुन पड़ रहे हैं। गंगा नदी डॉल्फिन दोस्तों मैं बता रही थी, अगर आ जाए तो पहले यह है कि 5 अक्टूबर को, और कब से मनाया जाता है, सन 2010 से। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन क्या गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित किया था, राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है फेसबुक कंपनी के सीईओ। फेसबुक कंपनी के सीईओ कौन है दोस्तों, पहले आपको यही पता होना चाहिए, ये है मार्क जुकरबर्ग। कौन है, मार्क जुकरबर्ग। अगर आपसे आ जाए कि जो फेसबुक है, फेसबुक कंपनी के सीईओ कौन है, तो आपको लगाना है मार्क जुकरबर्ग। लेकिन अभी जो दोस्तों फेसबुक था कंपनी, फेसबुक का नाम बदल दिया है, फेसबुक के जगह अब क्या हो गया दोस्तों, मेटा। ये आपको क्या ध्यान में रखना है, मेटा। पहले फेसबुक था ना, अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, मेटा। अब फेसबुक के जो अगर सीईओ पूछ ले आपसे कि फेसबुक के सीईओ कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये है मार्क जुकरबर्ग। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है किसने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्या है दोस्तों, किसने दीपिका पादुकोण को क्या है दोस्तों क्वेश्चन, किसने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो दोस्तों ये बनाया एडिडास ने। किसने, एडिडास ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रांड एम्बेसडर से भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इनको भी याद करते हुए चलना है। हर क्लास में मैं जैसे भी जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ अपडेट करते हुए चल रही हूँ, कि अगर एडिडास का पूछे तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, दीपिका पादुकोण। अभी उनकी नई मूवी आ रही है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं, तो जैसे आपको याद हो वैसे कर लेना। तो मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। क्या है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को, ये ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो दोस्तों ये किया है चीन। क्या नाम आ जाए, सीजियान 21 सीजियान 21 उपग्रह। अगर आ जाए कि भाई किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो आपको लगाना है चीन ने। किसने किया है दोस्तों, चीन ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टेट लेवल पीसीएस में देखने को मिल सकता है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। किस देश ने अपना पहला, एक तो फर्स्ट है, पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नाम है नूरी, लॉन्च किया, तो किस देश ने किया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है, दक्षिण कोरिया ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में कहा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर भारत का पहला
टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है गुजरात के धनेज गांव में। किसमें दोस्तों? ये टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है गुजरात के, गुजरात कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात है अपना ये गुजरात के धनेज गांव में। ये आपको नाम याद रखना है। गुजरात तो गुजरात के धनेज, नाम गांव का याद रखना है, धनेज गांव में। क्या पैदा हुआ है? हाल ही में कहां पर? भारत का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा। अगर आ जाए कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा कहां पर पैदा हुआ है? तो गुजरात के धनेज गांव में। गांव का नाम ध्यान रखना है, गुजरात के धनेज गांव में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू किया? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों फार्मर्स की सहायता के लिए किस योजना को शुरू कर दिया? तो योजना को शुरू किया है दोस्तों कृषि उड़ान 2.0। क्या है? कृषि उड़ान 2.0। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, देखो अब आप ये समझिएगा, जैसे मैं ये सोल्व करा रही हूँ क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर का यही है जहां पर मुझे डिटेल में जाने की जरूरत होती है, जो भी न्यूज में काफी चर्चा में विषय होती है, जैसे मैंने पहले क्लासेस में भी आपको कराया, जहां पर डिटेल में जरूरत होती है तो वहां मैं उस टॉपिक के बारे में पूरा आपको डिटेल में समझा देती हूँ। लेकिन जहां पर चीजें फैक्चुअल है, जहां पर आपको एक दो बार पढ़कर ये चीजें याद हो रही है, तो उस पर बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। उससे क्या होगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम भी जाया हो जाएगा स्टूडेंट का। तो दोस्तों अगर आपको एक बार में चीजें पढ़कर याद हो रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्ड तो हो गई, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, वैसे याद हो जाएगी। तो इसलिए जहां पर स्पीड में चलने की जरूरत होती है दोस्तों, वहां पर मैं आपको चीजें स्पीड में करा देती हूँ, और जहां पर चीजों को समझाने की, बच्चों के माइंड में बैठाने की, कि भाई उनको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, डायग्राम से समझाने की जरूरत होती है, वहां पर मैं वैसे आपको समझा देती हूँ। तो ये चीज आप समझिएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों फैक्चुअल चीजें हैं, जो अभी मैंने करवाया यहाँ पर चीजें फैक्चुअल है, तो वो मैं वैसे ही लेके चल रही हूँ कि एक दो बार आप देखेंगे ना वीडियो को, वैसे ही याद हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देश का कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला आपको फोकस करना है, पहला मतलब फर्स्ट पे, कौन सा ऐसा राज्य है जो खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया गोवा में। अगर आ जाए कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा पहला राज्य है, फर्स्ट पे फोकस करना है कि भाई पहला पूछा गया है, कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है? तो आपको क्या लगना है, 3-4 ऑप्शन में देंगे, गुजरात दे देंगे, अपना एमपी दे देंगे, है ना, क्योंकि जो एमपी का जो इंदौर है तो वो स्वच्छता में आगे ही आता है, 3-4 साल से वो आगे ही आ रहा है। तो ऐसे करके हमें लगेगा कि भाई कहीं एमपी का इंदौर हो, कि भाई वहीं पर ऐसा स्वच्छता में सबसे आगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसे आपको फंसाने वाले ऑप्शन देंगे, एमपी का इंदौर दे देंगे, गोवा दे देंगे, अपना उत्तर प्रदेश दे देंगे और गुजरात दे देंगे। तो ऐसे ऑप्शन होंगे, 2 को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, 2 में फंस जाओगे। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आ जाए कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य बन गया, तो आपको लगाना है गोवा। क्या लगाना है? गोवा। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो की है देश का सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़े की बात हो रही है, रबर डैम कहां पर बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है बिहार के गया में। कहां पर? बिहार के गया में। क्या बनाया गया है? ये बनाया गया है देश का सबसे बड़ा बिगेस्ट रबर का डैम बनाया गया है। कहां पर? बिहार के गया में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो अपना बीपीएससी का प्री का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, 12 फरवरी को डेट दी गई है, तो ये अपना बीपीएससी का स्पेशल क्वेश्चन हो गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो की है हर घर जल मतलब कि हर घर में जल प्रमाणित प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको एकदम से याद कर लेना है। अब गोवा है, ये भी पहले बता दूं कि भाई अगर आ जाए हर घर जल प्रमाणित, हर घर की मतलब यह है कि भाई हर घर में जल उपलब्ध है, मतलब प्रमाणित है, हर घर में वहां पर जल है। प्रमाणित करने वाला
पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों ये भी है गोवा। अब गोवा के बारे में दो चीज होगी, एक तो अगर आ जाए कौन सा ऐसा राज्य है जो कौन सा ऐसा पहला राज्य है ये खुले में शौच मुक्त बन गया है, तो भी गोवा लगाना है। और देखो कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं गोवा में। और अगर आ जाए कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये भी गोवा बना है। अब आप दो चीजें ऐसे ध्यान रख सकते हैं गोवा के बारे में। हम मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो की है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन बना है? भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन बना है? क्या है दोस्तों? भारत का पहला स्वदेश मतलब खुद उन्होंने निर्मित किया है विमान वाहक पोत कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे कि आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे, तो आपको लगाना है आईएनएस विक्रांत बना है। क्या बना है? ये दोबारा रिपीट करती हूँ, भारत का पहला स्वदेश, जिसमें मतलब खुद निर्मित करते हैं ना, स्वदेश यही होता है खुद निर्मित करना। स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत बना है आईएनएस विक्रांत। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो की है अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा, अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य बना है, तो दोस्तों ये बना है केरल। क्या कौन बना है दोस्तों? ये बना है केरल। केरल ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो की है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ये तो आप सभी को पता है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों? ये बनी है अपनी द्रौपदी मुर्मू जी। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैंने इतनी सारी जानकारी A to Z जानकारी अपनी पिछली करंट अफेयर की क्लास में आपको दे रखी है। तो जो मेरे स्टूडेंट नए जुड़े हैं, इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो मेरी पिछली करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं। अगेन दोबारा उन चीज़ों को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ से दोस्तों राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मू जी से 100% आपको ना सिर्फ स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बल्कि दोस्तों यूपीएससी लेवल में भी यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको एकदम याद कर लेना कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। अब डिफरेंस समझिएगा, अगर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आए तो कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। आपको डिफरेंस समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में दोस्तों एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना कि आया हुआ भी गलत हो जाता है। कई बार हमने इतने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा होता है ना, वो ही गलत करके आ जाएंगे, और उसका तो दुख ऐसा होता है 2-3 महीने तक वो ही नहीं जाएगा कि भाई इतनी बार पढ़ा था, ये कैसे गलत हो गया। तो दोस्तों इन्हीं सिली मिस्टेक से आपको बचना है, क्योंकि आप सभी को पता है एक एक नंबर से अपना सिलेक्शन रुक जाता है, तो वो सिलेक्शन को अपने को नहीं रोकना है। जितनी गलती होनी है, डिफरेंस को मैं हमेशा, जब आपको क्वेश्चन, चाहे मैं जीएस सेकंड में सोल्व कराती हूँ, चाहे मैं करंट अफेयर में, मैं हमेशा आपको पॉइंट करके बताती हूँ चीजें कि यहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो उन्हीं की पॉइंट को पकड़ना है, यहीं पर आपको दोस्तों गलती को सुधार लेना, क्योंकि एग्जामिनर गलती सुधारने का मौका नहीं देगा। 1/3 या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों फोकस करना, अगर आएगी भारत की पहली महिला आदिवासी, फोकस करना है, आदिवासी पूछा है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति आ जाए तो आपको क्या लगाना है कि भाई द्रौपदी मुर्मू है। अगर आ जाए भारत की पहली राष्ट्रपति तो आपको लगाना है प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, ये डिफरेंस समझना है आपको। तो ये है अपनी द्रौपदी मुर्मू जी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किया है, तो दोस्तों ये किया है गुजरात ने। पंचायत का दोस्तों क्वेश्चन आज की जो मैंने कल करंट अफेयर की क्लास कराया था उसमें भी कराया था, और ये आज भी पंचायत का क्वेश्चन आ रहा है। और दोस्तों कोइंसिडेंस से ऐसा हो रहा है कि जीएस सेकंड में भी हम पंचायती राज ही कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन चल रहा है। कल मैंने आपको स्थानीय स्वशासन मतलब 2 क्लासेस हो गई हैं, आज मैं एक और शूट करके डालूंगी। तो ये दोस्तों पंचायती राज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए। आप ये ना समझे कि मैम तो स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी करवाते हैं, और जो बच्चे मेरे साथ अपने एसएससी सीजीएल सीपीओ के या फिर और जो अपना दिल्ली पुलिस के बच्चे जुड़े हुए हैं, वे ये ना समझे कि भाई हमारे काम का नहीं है।
तो दोस्तों पंचायती राज जो टॉपिक है ना एवरग्रीन है, ये हर एग्जाम में आता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-2 3-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको मेरी जीएस सेकंड की क्लासेस भी देखनी है, वहां पर मैं पंचायती राज एकदम अच्छे से आपको डिटेल में समझा रही हूँ। और जितने भी पीवाई की क्वेश्चन है कल 1-2 दिन में हम उनको भी अच्छे से, जितने भी क्वेश्चंस पंचायती राज से बनेंगे सब मैं आपको सोल्व कराऊंगी, पीवाईक्यू भी कराऊंगी और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी सोल्व कराऊंगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है पंचायती राज से, ये करंट का क्वेश्चन है कि भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहां पर किया गया। आपको दे देंगे राजस्थान में किया गया, गुजरात में किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है कि भाई गुजरात में किया गया, गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन से राज्य में बनी। तो दोस्तों ये नागालैंड में। अगर आ जाए भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा और आपको ऑप्शन में दे दें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे करके, तो आपको लगाना है नागालैंड। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत का पहला वर्ल्ड पीस मतलब शांति, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है गुरुग्राम में। अब गुरुग्राम कहां पर है दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा में है ना गुरुग्राम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आ जाए कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो आपको लगाना है गुरुग्राम। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है तमिलनाडु में। डुडोंग जहां भी दिख जाए तो तमिलनाडु आपको लगाना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये भी किया गया केरल में। ग्राफीन आ जाए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आ जाए तो आपको लगाना है केरल में। आपको क्या लगाना है, केरल में। दोस्तों ये तो थे अपने करंट अफेयर के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों कुछ अलग से जानकारी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजधानी से भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तो हम करेंगे पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियां, क्योंकि इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। और जो अपने और स्टेट है, अपने स्टेट कितने स्टेट हैं दोस्तों, 28 अपने अभी वर्तमान में स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। और अगर दोस्तों यूटी की बात करें तो 8 हैं अपनी यूटी, ठीक है। तो 28 स्टेट में से दोस्तों आधे से ज्यादा तो हम कवर कर चुके हैं। 28 स्टेट में मोस्टली हम कवर कर चुके हैं, मुश्किल से 8-10 बचे हैं, वो भी कवर कर लेंगे। उनके दोस्तों में साथ साथ जैसे कोई भी स्टेट आता है ना, तो मैं साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, जैसे कल की क्लास में आया था कि एक जिला एक उत्पाद की योजना किसने शुरू की, तो उत्तर प्रदेश ने। इससे पहले और क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों करंट अफेयर की क्लास में जो आप मेरी पिछली क्लासेस लेंगे, तो जैसे कोई भी स्टेट है ना ऐसा, तो मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे देती हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ के राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, और जो भी करंट से रिलेटेड जानकारी होती है सब दे देती हूँ। मतलब करंट के साथ फैक्चुअल जानकारी जो जीके से रिलेटेड होती है ना, वो भी दे देती हूँ। तो दोस्तों ऐसे हमारे मोस्टली और ये भी बता देती हूँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऐसे हम अगर लोकेशन से याद करते हैं ना, मैप से याद करते हैं दोस्तों चीजें, तो लॉन्ग टर्म तक हमारे चीजें माइंड में स्टेबल रहती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों की, और फिर जो बाकी स्टेट की बचेगी वो भी मैं आपको धीरे धीरे कवर करा दूंगी। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों अपने 8। कितने हैं, 8। अब आठों की जो अपनी कैपिटल है, राजधानी, वो जान लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अगर आ जाए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या दोस्तों, ईटानगर। 3-4 ऑप्शन में देंगे आपको, ईटानगर, इम्फाल, कोहिमा, आइजोल, दिसपुर। तो आपको क्या लगाना है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ये आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा की बात करें तो दोस्तों त्रिपुरा की है अगरतला। क्या दोस्तों, अगरतला। अगर दोस्तों नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है दोस्तों अपनी कोहिमा। मणिपुर की है दोस्तों इम्फाल। मिजोरम की है आइजोल, और मिजोरम की है आइजोल। असम की है दिसपुर। और मेघालय की है शिलोंग। मेघालय की क्या है, मेघालय की है शिलोंग।
अब दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या दोस्तों? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। दोस्तों ये अपने पूर्वोत्तर के राज्य हैं 8, इनकी दोस्तों आपको राजधानी याद होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको ना काफी कठिन लगेगा ये। अब देखो अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्पीड में बताऊंगी चीजों को और आपको क्या करना है, इनको ना नोट कर लेना है, अपनी कॉपी में इनको नोट कर लेना है और आप 3-4 बार रिपीट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी। अब मैंने कैसे याद किया था, पहले मैं आपको स्पीड में एक बार बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे याद की थी ये राजधानियां। दोस्तों जैसे अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, और अपना मणिपुर इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, अपना मिजोरम आइजोल, मिजोरम आइजोल, मिजोरम आइजोल, और अपना असम दिसपुर, असम की दिसपुर, और मेघालय शिलोंग, मेघालय की शिलोंग, और अपना बचा सिक्किम की गंगटोक। सिक्किम की क्या है दोस्तों राजधानी? गंगटोक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गए 8 जो पूर्वोत्तर के अपने राज्य हैं, लेकिन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ये जो है 7 बहनें पूर्वोत्तर राज्य है कि जो 7 बहनों के नाम से किन स्टेट को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से ना ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है कि किन स्टेट को पूर्वोत्तर के किन राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आप इन्हें याद कैसे करेंगे कि भाई 7 सिस्टर किन किन स्टेट को जाना जाता है। दोस्तों मैं इसको आपको एक ट्रिक से समझाना चाहूंगी कि अगर आप याद कर लेते हैं ना डबल ए ट्रिपल एम एन टी क्या दोस्तों? डबल ए ट्रिपल एम एन टी। दोस्तों ये एक ट्रिक है, आप इसको 2-3 बार याद करेंगे ना, डबल ए ट्रिपल एम, डबल ए, ठीक है 2 है ना, डबल ए ट्रिपल एम और टी, ठीक है, डबल ए ट्रिपल एम एन टी, एन भी याद रखना है, एन और टी। अब आप सोचेंगे दोस्तों ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोस्तों ये है 7 सिस्टर। अब सोच रहे होंगे कि मैम ये तो आप अंग्रेजी में है कि भाई डबल ए ट्रिपल एम एन टी, इनसे कैसे पता चलेगा कि 7 सिस्टर कौन है? तो दोस्तों इनसे आपको ऐसे पता चलेगा। ए से क्या है दोस्तों? एक ए से है अपना अरुणाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? एक ए से हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश, एक ए से हो गया दोस्तों अपना असम, एक ए से हो गया अपना असम, 2 हो गए पूर्वोत्तर राज्य। एक एम से हो गया दोस्तों अपना, एक एम से हो गया अपना मिजोरम। क्या दोस्तों? एक एम से हो गया अपना मिजोरम, एक एम से हो गया दोस्तों अपना मेघालय, ठीक है, बचा एक एम से हो गया दोस्तों अपना क्या अपना मणिपुर, एक एम से हो गया अपना मणिपुर। अब दोस्तों क्या बचा? एन बचा, एन से दोस्तों हो गया अपना नागालैंड, क्या हो गया दोस्तों? एन से हो गया अपना नागालैंड, ये देखो 6 हो गए। अब क्या बचा दोस्तों? अब बचा टी, टी से हो गया दोस्तों अपना त्रिपुरा। तो देखो ये हो गए 7 सिस्टर, ये 7 सिस्टर है। अब क्या बचा? लेकिन पूर्वोत्तर राज्य तो 8 है, इनमें 7 सिस्टर है, तो अब एक जो बचा ना उसको आप हटा दो, उसको हटा दो। अब क्या बचा दोस्तों? सिक्किम। तो सिक्किम जो है दोस्तों ये 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता है, 7 सिस्टर में शामिल नहीं होता है। 7 सिस्टर कौन कौन सी है? 7 सिस्टर है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय। अब ट्रिक से आप हमेशा याद रखना कि आपको देख लेना है, जैसे ऐसे आए ना क्वेश्चन, ऐसे आ गया भाई 7 सिस्टर कौन कौन सी है, पूर्वोत्तर राज्य को 7 बहनों के नाम से किन किन राज्य को जाना जाता है। तो आप ना जैसे आपको पेपर मिलेगा तो आप ये फॉर्मूला लिख ले, ये ट्रिक लिख ले कि भाई प्रीति मैडम ने बताया था डबल ए ट्रिपल एम एन टी। तो अगर आप ये देखेंगे ना तो आपको ये नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिख रहा, सिक्किम ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो आप सिक्किम को एकदम एलिमिनेट कर देंगे कि भाई सिक्किम शामिल नहीं है अपने, ये है 7 सिस्टर। तो दोस्तों ये तो मैंने ट्रिक से आपको बता दिया। ये कैपिटल कैसे याद करेंगे आप? कैपिटल दोस्तों ऐसे याद होती है, मैंने कैसे याद की थी वो बता देती हूँ। दोस्तों अपने घर में आपको एक तो मैप लगाना है, क्या? एक तो वर्ल्ड का मैप लगाना है और एक लगाना है अपने भारत का, ठीक है, एक तो वर्ल्ड मैप लगाना है और एक इंडिया का मैप लगाना है। दोस्तों जहां पर भी आपका स्टडी रूम है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे हमारा क्या है, जैसे बेड है, बेड के सामने ही और बेड के इस पे राइट पे हमने मैप लगा रखे हैं इंडिया के। तो हम क्या करते हैं, जैसे नाइट में लेट रहे हैं तो मैं और मेरी सिस्टर डिस्कशन करते हैं नाइट में, तो हम ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बता अपना ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, या हम ऐसे लेट के एक दूसरे से कैपिटल की बात कर लेते हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी बात कर लेते हैं। तो फिर हम उठ के बन के बता, चल लोकेट करके बता एमपी का है, तो ऐसे
करके, और या फिर हम क्या करते हैं, जैसे संडे होता है तो हम एक ब्लैंक मैप ले लेते हैं, उस पे एक दूसरे से बोलते हैं कि तू भर के दिखा ये कहाँ पर है, पूरा मैप भर के दिखा कितनी देर में दिखा रही है, तो हमें ना ऐसे याद होगी भाई एमपी कहाँ पर है, यूपी कहाँ पर है, अपना राजस्थान कहाँ पर है। तो हमें 28 के स्टेट याद है और यूटी भी याद है। तो दोस्तों यही ना, आप ना मैप को देखते रहे। अगर आप करंट में भी कुछ चीज पढ़ रहे हैं ना, तो उसको जाकर देखें कि भाई ये कहाँ पर है। अपना अगर आप मिजोरम के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक बार मैप में जाके देख लें उस चीज के बारे में कि भाई ये देखे तो सही भाई मिजोरम है कहाँ पर। तो आप बेड के आसपास ही रखे, जैसे बेड के वॉल होता है ना पीछे, वहां पर चिपका ले, और कुछ पढ़ रहे हैं करंट में, तो आपको मैप को ज्यादा से ज्यादा रीड करना है। तो दोस्तों ये कैपिटल ना, कैपिटल फिर उसके बारे में और जानकारी देखे, भाई कहाँ पर स्थित है वो तो देख लिया मैप में जाके, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है ना, कि अगर आप भाई मध्य प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश तो बीच में स्थित है, तो उसके भाई कौन सी रिवर यहाँ से गुजरती है, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, और यहाँ पर कौन कौन सी नई योजनाएं हुई, तो ऐसे आप उस स्टेट के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी ले लें, गूगल पे सर्च कर ले। दोस्तों तैयारी ऐसे ही होती है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और मैं जो भी अपनी रणनीति अपनाती हूँ, मैं चाहती हूँ दोस्तों मेरे स्टूडेंट भी वही रणनीति अपनाएं। आप अपनी भी अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपना जो अनुभव होता है ना वो बताती हूँ आपको। आप सभी को पता है दोस्तों, मेरा एक अपना अनुभव है, लेकिन मैं नहीं चाहती आप वो अनुभव करें। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो भी उनका स्टेट लेवल का टारगेट है उसको अचीव करे, क्योंकि मैडम का तो फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया दोस्तों, मेरा 2 नंबर से सी सेट में रह गया था यूपी पीसीएस में। तो मैं नहीं चाहती जो मेरे से मिस्टेक हुई वो स्टूडेंट करे। दोस्तों मेरा जीएस में अच्छा खासा स्कोर था 120, लेकिन मेरा सी सेट में 2 नंबर से रह गया था। लेकिन अब वही है दोस्तों, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे ना वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अपना अपना ही अनुभव होता है, हम वो मिस्टेक नहीं दोहराते हैं। अगर दोस्तों वो मेरे से मिस्टेक हुई, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, तो मैं उसे कभी-कभी तो दुःख देखो सभी को होता है, ये नेचुरल है, लेकिन मैंने उसको अपनी ताकत बनाया और अब मैं उस पे बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ इस बार जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़े हैं, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने स्टेट लेवल का पीसीएस निकाले, और दोस्तों वो होगा। आप सभी अपने स्टेट लेवल का पीसीएस निकालेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालेंगे, और जल्द से जल्द जिसका भी जो भी टारगेट है, ऐसा ही नहीं स्टेट लेवल के लिए ही है ये, जो भी बच्चे एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो भी मेरी ये क्लासेस देख सकते हैं, उनको पूरा पूरा लाभ होगा। दोस्तों आगे भी हम अपना, जैसे मैंने ये चीज ट्रिक से सिखाई, आगे भी हम जैसे जहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है आपको वैसे करके समझा देती हूँ, जहाँ पर हमारा काम मतलब हमारा ऐसे चल जाएगी भाई, ट्रिक वगैरह से जुगाड़ लगा के अपने को याद हो रहा है और अपना क्वेश्चन सही हो रहा है, तो ट्रिक से भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, हर प्रकार के बच्चे, भिन्न-भिन्न प्रकार के बच्चे हैं। किसी का रट के याद हो जाता है, किसी को चीज़ें कोई समझ के याद करता है, कोई अपना जैसे ट्रिक से, अभी अपने ने ट्रिक से याद किया, तो कोई वैसे कर लेता है। तो जिसको जैसे याद हो, वो वैसे याद कर ले। अल्टीमेटली दोस्तों अपना गोल क्या है? अपना गोल तो यही है ना, एग्ज़ाम को क्रैक करना। किसी एक सब्जेक्ट में अपने को पीएचडी तो करनी नहीं है। अगर पीएचडी करनी होती तो अपन नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम देते, ठीक है? नेट जेआरएफ की भी मतलब मेरा तो दोस्तों यही है कि जो बच्चे स्टेट लेवल की पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करें, सबका प्लान बी होता है ना, तो प्लान बी पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। अच्छी बात है प्लान बी रखें, और इसके बारे में किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज ये करंट अफेयर की क्लास को दोस्तों यही विराम देते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई को करते रहे। अगर मैडम का एफर्ट आपको दिख रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना। लाइक के लिए मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ, जब आपको अच्छी लगे तभी आपको लाइक करना है, लेकिन शेयर के लिए जरूर बोलूंगी। प्लीज दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि दोस्तों ये गाँव-गाँव तक अपनी एजुकेशन की वीडियो पहुँचे, और जिन भी हमारे छोटे बहन भाई या हम उम्र या हमसे बड़े स्टूडेंट या हमसे बड़े दोस्तों का सपना है कि भाई उन्हें एसडीएम बनना है या एक सरकारी नौकरी पानी है, ताकि दोस्तों उनका जो सपना है मात्र एक सपना बनकर ना रह जाए। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर एक स्टूडेंट का सपना मरता है तो दोस्तों सिर्फ उसका सपना नहीं मरता, वो इंसान खुद भी मर जाता है, और उसके साथ दोस्तों उसकी जो फैमिली की आशाएं होती हैं, जो उनकी
सपने होते हैं दोस्तों वो भी मर जाते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। काफ़ी बच्चे प्रेरित होके मुझसे अपनी पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट किया। तो दोस्तों आपको पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और आप सभी अपने टारगेट को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। बस शर्त ये है दोस्तों 100% फ़ोकस आपको अपनी पढ़ाई पर देना है। अगर आप 100% फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर होकर अपनी पढ़ाई को देंगे तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सक्सेस होने से रोक दे। तो हम सभी को दोस्तों ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है और जल्द से जल्द अपने टारगेट को अचीव करना है। तो दोस्तों टेलीग्राम पे मैं अपना सैटरडे नाइट तक मैं अपनी सारी पीडीएफ जितनी भी क्लासेस की बची है सारी डाल दूँगी। उनको आपको प्रिंट में निकलवा लेना है। संडे क्लास नहीं होगी क्योंकि संडे क्या है, संडे तो 25 है, अपना क्रिसमस डे है और संडे को आपकी मैडम का बर्थडे भी है। तो पार्ट देखते हैं क्या, मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया है। तो अभी तो क्लासेस ही हैं सैटरडे तक तो कल भी क्लास लेंगे, संडे को देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको दोस्तों अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। संडे किसी को भी वेस्ट नहीं करना है। संडे क्या करना है, रिवीजन करना है। पहले रिवीजन करना है, फिर बाद में जो फन करना है। क्रिसमस डे कोई मनाता होगा, कोई नहीं मनाता होगा, तो जैसे भी आपको सेलिब्रेट करना है वैसे करें। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो टारगेट होता है दोस्तों पढ़ाई का, 2 घंटे का रखा है, 4 घंटे का रखा है, उसको आपको अचीव करना है, उसे पूरा करना है। देन दोस्तों आपको कोई और काम करना है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ खत्म करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। मिलते हैं आपको फिर बहुत जल्द। धन्यवाद।